गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? कन्फर्म कीजिएगा पहले, है ना। फिर चलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज भूगोल के लेसन 2 का ये क्लास नंबर 2 है, कहने का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मिट्टी के जो वर्गीकरण किए गए हैं ICAR के अनुसार उसे, और फिर हम लोग देखेंगे कि कण के आधार पर मिट्टी क्या होते हैं, उसे भी हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें आपको पढ़ा दिया था मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, भूमि क्या होते हैं, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, ये सब मैंने बतलाया था। और पिछले क्लास में मैंने ICAR का वर्गीकरण भी बतलाया था, है ना। तो उस वर्गीकरण को आज डिटेल में हम लोग करेंगे, है ना। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? ICAR ये क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। इनके अनुसार मिट्टी को 8 प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। भारत के मिट्टी को 8 प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। ICAR के अनुसार भारत की मिट्टी को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं। इनके आधार क्या है? इनका वर्गीकरण का आधार रंग, गठन, उत्पत्ति इसे रखे गए हैं। तो प्राकृतिक में दे देता हूं, प्राकृतिक ETC। इसके आधार पर मिट्टी को इन्होंने 8 प्रकार में वर्गीकृत किए हैं। किसने किया है? ICAR ने मिट्टी को 8 प्रकार में वर्गीकृत किया है, ठीक है ना। अब समझते हैं ये 8 प्रकार क्या क्या होते हैं। तो पिछले क्लास में वो 8 प्रकार की चार्ट थी वो बना दिए गए थे। आज की क्लास में हम लोग इन सभी को एक डिटेल में और समग्र रूप से समझेंगे कि ये मिट्टी के जो 8 प्रकार है ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसकी क्या क्या गुण है, क्या इनकी विशेषता है, कौन सी फसल इसमें ज़्यादा उपयोगी होंगे लगाना, ये भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट क्या होते हैं यार? क्या होते हैं? तो चार्ट हम लोग एक बनाते हैं और फिर चार्ट के अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग भी साथ साथ में बना सकते हैं चार्ट, है ना। तो एक में लिखे मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार, है ना। दूसरे में लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल, कि भारत में कितने क्षेत्रफल को प्रतिशत में देखेंगे, कितने प्रतिशत में क्षेत्रफल में भारत में इस मिट्टी का विस्तार है। अगला देखेंगे, जो भी मिट्टी पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं, और अगला देखेंगे विशेषता के बाद विस्तार, कि भारत में किस क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है, ठीक है ना। विस्तार के अलावा अगर बात करें तो फसल भी हम लोग देख लेंगे इसी में, कि कौन सी फसल किस मिट्टी में ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अगर बात करें मिट्टी के प्रकार में, तो पहला प्रकार क्या होते हैं? जलोढ़। पहला प्रकार क्या होते हैं? जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी, है ना बच्चे। पहला प्रकार क्या होते हैं? जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। तो ICAR के अनुसार जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना, ये भारत में कितने हैं? तो लगभग भारत के 44% क्षेत्रफल में इस मिट्टी का विस्तार है, जो कि सबसे अधिक हुए, ठीक है ना। सबसे अधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी की क्या विशेषता है? तो ये जो मिट्टी है ये नदी, तालाब, नदियों के द्वारा क्या किए जाते हैं? बहा कर लाई जाती है। तो अतः ये क्या है बच्चे? ये वाहित मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? वाहित मिट्टी है, जिसे नदियों द्वारा इसे बहा कर लाई जाती है, इसे सागरों द्वारा बहा कर लाई जाती है, ठीक ना। साथ साथ लिखते भी चलिएगा, ठीक ना। तो ये पहली इसकी विशेषता हो गई इस मिट्टी की। दूसरी अगर विशेषता की बात की जाए, इसमें 1 2 कर सकते हैं 1। दूसरी विशेषता की बात की जाए इस मिट्टी की, तो वो क्या है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी ये अवसादी मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है जी? ये अवसादी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी अवसादी मिट्टी है, वाहित मिट्टी है,
ठीक ना। अब एक चीज और है, ध्यान देखिए, ध्यान दे के समझिए यहाँ पे। अब ये इसमें ना, इस मिट्टी में ना बच्चे नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में क्या होते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है। बाकी तो सभी इसमें पोषक तत्व होते हैं, बाकी सभी प्रकार के इसमें पोषक तत्व होते हैं जो एक पौधे के या फसल के चाहिए, वो सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें। कहने का अर्थ क्या है कि ये एक प्रकार की बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। ये एक अच्छे प्रकार की उपजाऊ मिट्टी है। क्लियर है। ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बता रहा हूँ, ये उपजाऊ के रूप में क्या है, एक उपयोगी मिट्टी है या उपजाऊ मिट्टी है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन की कमी होते हैं, तो जलोढ़ वाले मिट्टी में नाइट्रोजन डाल के आप बहुत अच्छे फसल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये नदी के क्षेत्रों में, कहाँ, ये नदी के क्षेत्रों में, अब नदी क्या लाते हैं बच्चे, बाढ़ लाती हैं। तो बाढ़ के मैदान या नदी के क्षेत्रों में इसके दो उपनाम भी है। इस मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के दो उपनाम भी है। एक है आपके क्या, खादर, और दूसरे हैं आपके बांगर या बागर। तो नई जो जलोढ़ मिट्टी होती वो तो खादर हो गए, अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होंगे बच्चे, बागर हो गए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर हो गए, ठीक ना। साथ साथ लिखते भी चलना है ताकि आप लोग की नोट भी कंप्लीट होते चले। ये हो गए, ये बहुत अच्छी प्रकार की मिट्टी है, ठीक। साथ ही साथ ये परिपक्व मिट्टी नहीं है। एक जो बात इसमें है, ये परिपक्व मैच्योर मिट्टी नहीं है, ये परिपक्व मिट्टी नहीं है। किसे परिपक्व मिट्टी कहते हैं बच्चे, तो जस्ट ये मिट्टी के प्रकार के बाद प्रभाव मैं ही पढ़ाऊंगा कि परिपक्व मिट्टी किसे कहेंगे और अपरिपक्व मिट्टी किसे कहेंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार के अपरिपक्व मिट्टी है, परिपक्व मिट्टी नहीं है। ये मैंने 31 का चिन्ह दिया, इट मीन्स परिपक्व मिट्टी नहीं है। ये क्लियर हो गई इस मिट्टी के बारे में विशेषता। अब हम लोग देखेंगे कि ये भारत के किस किस क्षेत्र में है, भारत में इसका प्रभाव किस किस क्षेत्रों में है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है भारत में। तो आपने यहाँ पे ही देखा, क्या देखा, ये नदियों के द्वारा, सागरों के द्वारा बहाकर लाए जाते। तो जहाँ जिस क्षेत्र में नदी है उस सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी आपको देखने मिलेंगे, ठीक। सागर के साइड में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेंगे, ठीक ना। जैसे मैं बात करूं आपके, तो क्या बात करूं, मैं यूपी से ले लूं, यूपी, बिहार, है ना। अच्छा पूरा लिख लूं। यूपी हो गए बच्चे उत्तर प्रदेश, जिन बच्चे को नहीं पता है यूपी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश। बिहार आपके पश्चिम बंगाल, कहाँ जी, पश्चिम बंगाल। आपके पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में भी इस मिट्टी का विस्तार है, तो आप पंजाब और हरियाणा भी लिख लीजिए। गुजरात के क्षेत्र में भी इस मिट्टी का विस्तार है। साथ ही साथ आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, इस क्षेत्र में भी इस मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया नदी वाले। अब तटीय क्षेत्र में देख ले तो आपको आंध्र प्रदेश में भी इस मिट्टी का, जो आंध्र प्रदेश के जो तटीय जो क्षेत्र हैं वहां पे मिलेंगे आपको, ठीक ना। आपको मिलेंगे, आपको गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको मिलेंगे इस मिट्टी का, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए कि किस किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं मिट्टी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, इसमें किस प्रकार की फसल होती है। तो बच्चे इसमें सभी प्रकार की खदान फसल होती है। खाद्यान्न जो फसल होते हैं वो सभी प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब आपके चावल भी होंगे यहाँ, तो धान भी होंगे आपके, चावल जिसे हम लोग बोलते हैं जी, चावल के जगह चावल और गेहूं भी यहाँ होंगे। आपको मक्का भी इस एरिया में होंगे, है ना। मक्का के अलावा गन्ना भी होंगे, आपके दलहन भी होंगे। दलहन में क्या क्या होंगे बच्चे, आपके अरहल हो सकते हैं जिसे तूर कहते हैं, मूंग हो सकते हैं आपके, ठीक ना, सरसों हो सकते हैं। तो मैं इसमें क्या दे दूं, तिलहन दे दूं, तिलहन में आपके सरसों आ जाएंगे, ठीक ना। तो इस क्षेत्र में ये सब फसल भी आप कर सकते हैं, ये सभी फसल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जो भारत के लगभग में कितने 44%
भूभाग में फैली हुई है। तो पहली मिट्टी आपकी कंप्लीट हो गई, जलोढ़ मिट्टी। आप इसे एज ए टिक लिख भी लीजिए। अब क्या लिखे, मिट्टी के प्रकार, क्षेत्रफल, विशेषता, विस्तार और फसल, ये आप लिखिए। इसी तरह से आपको क्या बनाना है, टेबल बनाना है इसी तरह से। तो मैं थोड़े देर के लिए साइड हो जाता हूँ, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए तब तक। नोट होने के बाद दूसरे हम लोग चलेंगे। चलिए, नोट हो गए होंगे, दूसरे पर चलें। चलिए दूसरे पर चलते हैं, काली मिट्टी पे चलते हैं। आप अगली मिट्टी है आपकी, क्या है, अगली मिट्टी के बारे में आप पढ़ते हैं हम लोग, काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी, इसका विस्तार भारत में लगभग भारत के 19% भूभाग में है। लगभग कितने, 19% भूभाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अब देखते हैं इस मिट्टी के बारे में कुछ हम लोग समझते हैं, है ना। इसकी विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता है बच्ची इस मिट्टी की, ये जो मिट्टी है ना ये काली होती है। तो कुछ क्षेत्र में से रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस मिट्टी को, रेगुड़ मिट्टी, ठीक है ना, रेगुड़ मिट्टी। इस मिट्टी को हम लोग, इस मिट्टी में कपास के जो फसल होती है बहुत अच्छी मात्रा में इस मिट्टी में कपास की फसल होती है, इसलिए इस मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे से, कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी ये है, ठीक है, कपासी मिट्टी कहते हैं। अब इसमें अगला हम लोग देखते हैं, ये जो मिट्टी होती है ना इसकी एक विशेष क्या होती है, विशेष इसकी एक गुण होती है। क्या गुण होती है, तो ये जो मिट्टी होते हैं ना ये ज़्यादा, इस मिट्टी में, काली मिट्टी में आप अगर ज़्यादा पानी देंगे तो मिट्टी फूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, है ना बच्चे। और इसमें अगर पानी की कमी आए या ये सूख गई मिट्टी तो दरार आ जाएगी। तो कहने का मतलब है पानी ज़्यादा डालने पर ये क्या होती है, फूल जाती है। तो गीले होने पर ये फूल जाती है। तो इसमें अगर जल अधिक दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, ये मिट्टी फूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, फूल जाएंगे। और अगर कम रहे, ठीक ना, सूखने पर ये क्या हो जाएंगे, सूखने पर ये मिट्टी क्या हो जाएंगे, इस मिट्टी में दरार आ जाएगी, ठीक ना। तो तीसरा पॉइंट क्या आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जल अधिक देने से मिट्टी फूल जाती है, सूखने पर मिट्टी में दरार आ जाती है, ये समझिए। इसलिए इस मिट्टी में बच्चे नमी बहुत ज्यादा होती है। इस मिट्टी में क्या होते हैं, हमेशा ही नमी रहती है, बहुत ज्यादा नमी रहती है। ये दरार बन जाती है ना तो जोते हुए खेत की तरह लगती है देखने में। काली मिट्टी में जब दरारें बन जाती है ना तो ये जोते हुए खेत की तरह लगती है। इसलिए इस मिट्टी को कहा जाता है कि स्वतः, मतलब खुद से स्वतः जोता हुआ मिट्टी, कि खुद से जोता हुआ ये मिट्टी है, इसको जोतने की आवश्यकता ही नहीं है। और जिस क्षेत्र में ये मिट्टी होती है उस क्षेत्र में मिट्टी में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों, नमी पहले से रहती है। और अगर ज्यादा दे दिए, अधिक पानी दे तो फूल जाएंगे और ये चिपचिपा भी हो जाएंगे, ये मिट्टी चिपचिपा भी हो जाएगी ये मिट्टी, ये बात है। तो ये काली मिट्टी की अपनी एक गुण है, उर्वरा, तो बहुत अच्छी इसमें उर्वरा रहती है। कहने का उपजाऊ वाली मिट्टी है, ये उपजाऊ मिट्टी है। पोषक तत्व इसमें भरे रहते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं जी, इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं। और फिर इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी। ये लगभग में भारत की सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी देखने को आपको मिल जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपके, ठीक है ना, कि इनकी क्या क्या विशेषता होती है। ये जो मिट्टी है ना इसे कुछ क्षेत्र में रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। इसमें कपास के क्या होते हैं, फसल अच्छे होते हैं इसलिए कपासी मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी क्या होते हैं, अधिक पानी दे दी जाए तो फूल जाएंगे और चिपचिपा हो जाएंगे। और ऐसे ही छोड़ दिया जाए, सूखने पर ये क्या हो, दरार आ जाएगी। दरार आने से ये कैसे लगते हैं, तो
जोताई की गई खेत की तरह लगती है ये मिट्टी, इसलिए इसे स्वतः जोते गए मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर हो गया आपकी? इसमें नमी ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसमें उपजाऊ के लिए जो पोषक तत्व होनी चाहिए वो रहती है, लेकिन आपके नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है बाकी मिट्टी की तरह। ये अगर इसके विस्तार क्षेत्र देखा जाए कि कहाँ कहाँ है, तो ये इसका विस्तार बच्चे गुजरात के कठियावाड़ में है। तो गुजरात में इस मिट्टी को मिलेंगे आपको कहाँ, तो कठियावाड़। कठियावाड़ एक जगह है गुजरात के, वहां मिलेंगे आपको, कठियावाड़ में मिलेंगे आपको। महाराष्ट्र में ये मिट्टी मिलेंगे, ठीक है ना बच्चे, महाराष्ट्र में मिलेंगे ये मिट्टी आपको। कर्नाटक में मिलेंगे, कर्नाटक में ये मिट्टी मिलेंगे आपको, है ना। इसके अलावा आपके छोटा नागपुर में मिलेंगे। छोटा नागपुर कहाँ है जी? झारखंड में। छोटा नागपुर में ये मिट्टी मिलेंगे। कहाँ है छोटा नागपुर? तो मैं झारखंड भी लिख देता हूँ। छोटा नागपुर में मिलेंगे। ओडिशा के भी जो पठारी क्षेत्र है वहां पे भी आपको ये मिट्टी मिलेंगे। तो उड़ीसा के पठारी क्षेत्र में भी ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गए इनके विस्तार कि इस मिट्टी का कहाँ कहाँ विस्तार है भारत में। अब इसमें फसल, तो मैंने पहले शुरू में बताया कपास की फसल इसमें सबसे अच्छी होती है। तो एक तो हो गई कपास, इसके अलावा गन्ना यहाँ पे अच्छे होते हैं, गेहूं की फसल इसमें चाय की भी फसल अच्छी हो सकती है और कॉफी भी अच्छी होती है। तो ये कुछ फसल है जो इसमें क्या होते हैं, प्रमुख फसल है जो इस मिट्टी में अच्छी तरह से होती है और अच्छी होती है। और दलहन भी कुछ होते हैं जो इस क्षेत्र के लिए होते हैं। तो आपकी काली मिट्टी भी समझ आ गए, तो 2 मिट्टी क्लियर हो गए। अब तीसरे मिट्टी की ओर चले, ठीक है ना। तो इसे एक बार आप लिख लीजिए, फिर तीसरी मिट्टी की ओर हम लोग देखेंगे। अगली मिट्टी क्या है? अगली मिट्टी है लाल या पीली मिट्टी या पीली मृदा। तो लाल या पीली मृदा में इसमें देखेंगे हम लोग जी, ये क्या है, भारत के लगभग 14 से 15%, तो लगभग मैं 15% ले लेता हूँ। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 15% क्षेत्रफल में लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्या है, इनकी अगर विशेषता देखिए तो एक एक करके इनकी भी विशेषता हम लोग समझते हैं। तो लाल रंग, पहले इसके देखेंगे, इसके रंग लाल होने का कारण क्या है बच्चे? लोहा। क्या है? लो ऑक्साइड। तो मैं FeO लिख देता हूं। क्या पढ़ेंगे इसको? लो ऑक्साइड। तो लाल होने का क्या कारण है? लो ऑक्साइड। दूसरा क्या है आपके? पीले भी है मिट्टी। तो पीली होने के कारण क्या है? ये पीले होने का कारण क्या है? FeH2O कहने का मतलब है जी फेरस हाइड्रो, और क्या है बच्चे? ये इसको ऐसे समझते हैं, लोहा में क्या है बच्चे? जल इसमें जुड़ चुके हैं। तो लोह और जल के मिश्रण से ये क्या हो जाते हैं? पीली हो जाती है। क्लियर है? तो ये कारण है इसके पीली हो जाने की। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा, तो पहला लाल होने का क्या कारण है? फेरस ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड। दूसरा पीला होने का क्या कारण है? ठीक ना, पीला होने का क्या कारण है आपके? तो फेरस डाइहाइड्रेट ऑक्साइड, ठीक ना। ये आपके क्या है? पीले होने का कारण। या मैं इसे बोलूं, इसे मैं क्या बोल सकता हूं? इसे बोलूं कि जब लाल मिट्टी में अधिक मात्रा में जल हो जाती है तो आपकी मिट्टी क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। तो जलयोजित लाल मिट्टी आपकी पीली मिट्टी बन जाती है। ये है। तीसरा क्या है, अगर इसमें बात की जाए तो इस मिट्टी में जैसे लोहा देख रहे हैं तो इसमें लोहा की मात्रा अधिक होंगे, स्वाभाविक बात है। अगर इसमें पोषक तत्व पूछा जाए हमसे कि इसमें पोषक तत्व कैसे होते हैं, तो इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, इसमें पोषक तत्व नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब है ये उतने ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, उतने ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। क्लियर हो गया आपके? अगला हम लोग समझते हैं, इसमें लोहा की प्रधानता होती है। तो आप लिख सकते हैं कि Fe की प्रधानता, यहाँ पे क्या चीज की प्रधानता होती है? लोहा की प्रधानता होती है। तो Fe की यहाँ पे प्रधानता होती है इस मिट्टी में। क्लियर है आपके? इस मिट्टी में ज्यादा जल हो जाएंगे तो यही मिट्टी आपकी पीली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसकी ज्यादा नहीं, इतनी विशेषता आपको
ध्यान रखनी है, ठीक ना। भारत में इसका विस्तार अगर पूछा जाए तो इसका विस्तार के लिए सिंपल से आप याद रख सकते हैं कि जहाँ काली मिट्टी है ना, उसके परिधि, कहने का मतलब उसके चारों ओर आपको लाल मिट्टी या पीली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो इसका अगर विस्तार पूछा जाए भारत में तो कहाँ है, तो काली मिट्टी, इसका विस्तार अगर पूछा जाए तो क्या है, काली मृदा के परिधि पर, परिधि पर। अब यह समझोगे कि काली मृदा की परिधि पर का मतलब क्या है, तो मान लो इस क्षेत्र में क्या है, काली मिट्टी है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में आपको लाल तथा पीली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बताया, अगर ये काली मिट्टी है तो इसकी परिधि ये चारों ओर है, यहाँ पे आपको लाल तथा पीली मिट्टी देखने को मिलेगी। क्लियर है। अगर इसे देखा जाए कहाँ कहाँ है, तो आपका छोटा नागपुर के जो क्षेत्र है, कहने को मतलब झारखंड हम सुने होंगे, वहाँ पे की मिट्टी लाल है तो झारखंड हो गया। आपकी कर्नाटक यहाँ पे मिलेंगे, आपके उड़ीसा के पठार या पहाड़ जो हैं, उड़ीसा में भी ये मिट्टी मिलेंगे आपके। इसके अलावा आपके बुंदेलखंड के एमपी मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड के जो एरिया है, वहाँ पे भी आपको लाल तथा पीली मिट्टी देखने को मिलती है। इसमें फसल कौन कौन सी प्रमुख में होती है, तो इसमें प्रमुख फसल में बाजरा होते हैं, इसमें मक्का आप लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ इसकी प्रमुख फसल होती है जो इस तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। किसके उर्वरक के उपयोग करके लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी पोषक तत्व की कमी होती है, इसलिए उर्वरक की जरूरत पड़ती है। इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, इसलिए उर्वरक की जरूरत पड़ती है। तो अगला है हम लोग का लेटराइट मिट्टी। इसमें जो शब्द है ना, ये लेटराइट मिट्टी लैटिन भाषा के लेटर शब्द से आए हैं, बने हैं। किस शब्द से बने हैं, लेटर शब्द से बने हैं। इस लेटर शब्द का अर्थ होता है जी, इस लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट। तो ईंट की तरह जो मिट्टी थी उसे लेटराइट मिट्टी कहा गया, अर्थात ये कठोर मिट्टी। भारत में लगभग में भारत के 8% भूभाग में लेटराइट मिट्टी का विस्तार है। इसके गुण क्या क्या है, प्रमुख गुण, तो ये मिट्टी कठोर है, पहली बात ये मिट्टी कठोर है। इस मिट्टी में आपको लोहे की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलेंगी, इट मीन्स Fe आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, इस कारण से ये कठोर मिट्टी है। इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया होती रहती है। ये निक्षालन की प्रक्रिया क्या है, तो जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में ये प्रक्रिया होती है, ठीक ना। इसमें निक्षालन की प्रक्रिया होती है, निरंतर चलती रहती है। इसमें पोषक तत्व का अभाव होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उसका क्या होता है, अभाव होता है, कमी होती है, अभाव होते हैं पोषक तत्व की। और यह कृषि के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, यह कृषि योग्य मिट्टी नहीं है। कोई पूछा जाए कृषि योग्य मिट्टी कौन से नहीं है, लेटराइट मिट्टी कृषि योग्य मिट्टी नहीं है, ठीक ना। आप इसमें थोड़े बहुत देखो, उर्वरक का खाद का उपयोग करके थोड़े बहुत इसमें फसल हो सकते हैं, मसाले खासकर इसमें किए जा सकते हैं, चाय भी इसमें की जा सकती है। इसके अलावा आपको कृषि योग्य नहीं है, लेकिन ये भवन निर्माण के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। भवन निर्माण के लिए, भवन में क्या, ईंट के निर्माण के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसका विस्तार अगर पूछा जाए कि भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो ये बड़े ही सीमित क्षेत्र में है, कहीं कहीं है। भारत में बहुत ही सीमित क्षेत्र में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक ना। जैसे आप अगर बात करें सबसे अधिक वर्षा आपके मेघालय राज्य में होते हैं, तो मेघालय में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेंगे। मेघालय में ये मिट्टी आपको मेघालय के साथ साथ असम और अरुणाचल के भी कुछ भागों में देखने को मिलती है। क्लियर है। तो ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसमें ज्यादातर देखने को मिलती है ये मिट्टी। इसके अलावा अगर इस मिट्टी में थोड़ा बहुत और देखा जाए तो ये दक्षिण भारत में भी
कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये मिट्टी का विस्तार है, ठीक ना। अधिकांशतः विस्तार पूर्व उत्तर राज्य में ही है, कहने का मतलब मेघालय, असम, त्रिपुरा, इसी सब में ज्यादातर लेटराइट मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक ना। इसमें फसल में आप क्या लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं इसमें मसाले, आप इसमें मसाले की फसल कर सकते हैं। बिल्कुल, केरल में भी है बच्चे, केरल में भी इस मिट्टी का विस्तार है, केरल में भी है इस मिट्टी का विस्तार। इसमें मसाले कर सकते हैं, ठीक ना। कैनून का एक होता है बच्चे, कैनून, इनकी आप फसल लगा सकते हैं। इसमें आप चाय कर सकते हैं, इसमें कॉफी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कुछ फसल इसमें कर सकते हैं, जो कि आपके कुछ ये फसल है। क्लियर हो गया आपके। अगली मिट्टी की ओर चलते हैं, ठीक। अगली मिट्टी है आपके क्या है, मरुस्थलीय मृदा। अगली मिट्टी क्या है आपके, मरुस्थलीय मृदा। आप देखिए मरुस्थलीय मिट्टी या मृदा का विस्तार भारत में लगभग में 2.5% क्षेत्रफल में है ना। अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो ये क्या है, एक रेतीली मिट्टी है, बलुआई मिट्टी है। इसमें जल का क्या होता है, अभाव होता है, का अभाव होते हैं। लेकिन इस मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इस मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं। क्लियर है, इस मिट्टी में आपके पोषक तत्व होते हैं, ठीक ना। तो ये कुछ इनकी विशेषता है, ठीक ना। विस्तार अगर देखा जाए तो आपको राजस्थान के क्षेत्र में ये मिट्टी मिलेंगे। इसके अलावा भारत में गुजरात के जो कच्छ वाली जो एरिया है, उस एरिया में भी आपको मिलेंगे मरुस्थलीय मृदा। साथ ही साथ इसमें फसल, तो इसमें मोटा अनाज इसमें लगाइएगा मरुस्थलीय मिट्टी में तो अच्छे होंगे। जैसे बाजरा लगाइए, मोटा अनाज में आप बाजरा लगाइए। और क्या लगा सकते हैं आप, ठीक, हाँ, ज्वार लगाइए, बाजरा, ज्वार, ये सब इस मिट्टी में लगती है, ठीक ना। इसके अलावा भी आप, ठीक ना, इसके अलावा भी मोटे अनाज में लगा सकते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इस वाले में आपके मरुस्थलीय मिट्टी में होती है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, 5वां हो गया आपके, ठीक ना। अगर बात की जाए कि छठा जो मिट्टी है, तो छठा अगर मिट्टी की बात की जाए, वो मिट्टी हम लोग ले लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। क्या है, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा। दिख रहे हैं सभी को, दिख नहीं रहे, किधर बोर्ड चमक रहे, मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ही चलो इतना लिख लो, इतना लिख लो जल्दी से, ये वाले लिख लो, इसे मैं लिख दे रहा हूँ फिर तो। चलिए, अच्छा ठीक है, आप चलिए लिख लिया। चलिए आगे से इसमें मैं कर देता हूँ। तो 5वां हो गया। छठा मिट्टी कौन से आप मैं बात कर लूँ, छठा, चलो छठे हैं इसकी बात करो, पर्वतीय मिट्टी की बात कर लेता हूँ। जो पर्वतीय क्षेत्र में होती है वो पर्वतीय मिट्टी। तो 6 नंबर आपके क्या होते हैं, क्या है, पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा कितनी है, तो लगभग में ज्यादा तो नहीं है, मैं 1.5% ले लूं, इतना ज्यादा हो गया, 1.5% काफी होंगे इस मिट्टी के लिए। तो लगभग में 1.5% एरिया में है ना, 1.5% नहीं, 1.5% नहीं, पर्वतीय तो ज्यादा है ना, पर्वत हम लोग के पास इतने ज्यादा है। तो लगभग में 8% ये रहेंगे, ठीक रहेंगे। लगभग में 8% भूभाग में भारत में पर्वतीय मृदा है। लगभग 8% भूभाग में भारत में क्या है, पर्वतीय मृदा है। ये जो पर्वतीय मृदा होती है ना, बड़ी ही इसकी परत पतली होती है। कहने का मतलब है उतनी ज्यादा मोटी परत वाली मृदा नहीं होती है, जिस कारण से पर्वतीय मृदा को हम लोग कंकाली मृदा कहते हैं। क्या है, कंकाली मृदा है, कंकाल की तरह रहती है ये मृदा, ठीक ना। इस मृदा में क्या होते हैं बच्चे, जीवाश्म, जो जीव जंतु होते हैं, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होंगे पर्वतीय मृदा का, पर्वत क्षेत्र में, तो वहाँ भूसंखलन जैसी घटना आपको देखने को मिलेंगे,
आपको वहाँ पे कई चीजें गिर जाएंगे, पेड़ पौधे उसके दबा के फिर मिट्टी उट्टी का निर्माण होगा, ऐसी मिट्टी होगी। तो इसमें क्या होते हैं बच्चे, पर्वत क्षेत्र में होती है तो कई जीवाश्म इसमें मिलते हैं, ठीक ना, बहुत अधिक मात्रा में इस मिट्टी में जीवाश्म मिलते हैं। कहने का पेड़ पौधे के क्या होते हैं बच्चे, पेड़ पौधे पत्तियों इन सब के क्या मिलते हैं, आपके अवशेष मिलते हैं, अंश मिलते हैं। तो इस मिट्टी में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में होती है, जीवाश्म अधिक होती है इस मिट्टी में, जीवाश्म, इस मिट्टी में जो जीवाश्म है वो अच्छी मात्रा में होती है। ये इस मिट्टी में, ये जो मिट्टी होती है ना, आप देखो ये है, तो ये परिपक्व मिट्टी नहीं है, अपरिपक्व मिट्टी होंगे, अपरिपक्व मिट्टी। परिपक्व मिट्टी बच्चे एक ही जगह पर रह के लाखों हजारों साल तक एक ही जगह पर रह के वो जमा दर जमा बन रहे हैं, उसे परिपक्व एक तरह की मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व मिट्टी है, अपरिपक्व मिट्टी है ये। कौन से बच्चे, पर्वतीय मिट्टी। अगर इसमें पूछा सर इसका विस्तार का है, तो जहां जहां बच्चे पर्वत है भारत में वहां वहां है। तो मैं हिमालय के राज्य में ले लूं तो ज्यादा बेहतर होंगे। हिमालय राज्य, हिमालय राज्य में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चे, हाँ जम्मू कश्मीर, गुड, जम्मू कश्मीर वहां पे ये मिट्टी मिलेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश है ना बच्चे, उत्तराखंड, गुड। कोई सिक्किम बोल रहा है, सिक्किम, बिल्कुल सिक्किम में भी ये मिट्टी होंगे। तो जहां जहां पर्वत है सभी में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेंगे। नाम से क्लियर है, पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय मीठा। इसमें अगर पूछो जाओगे कि सर फसल में क्या क्या, तो देखो उतनी अच्छी ये उपजाऊ योग ये मिट्टी नहीं होती, उतने अच्छे उपजाऊ के लिए नहीं होती है। फिर भी अगर इसमें उर्वरक सब लगा दिया जाए तो चाय इसमें अच्छे का सब, चाय कर लो, कॉफी कर लो, जैसे दार्जिलिंग में हो रही है ना, वहां पे है ना। तो बागबानी फसल इस मिट्टी में हम लोग कर सकते हैं, है ना। देख ले, चलिए इसे नोट कर लीजिए फिर अगला देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए फिर अगला देखते हैं। हाँ कुछ बच्चे का कमेंट है सर, ओके सेब, हाँ ठीक है सेब भी आप दे, चेरी सेब, हाँ ये सब हो सकते हैं। आप देना चाहे तो इसमें बोल रहा हूँ कि हो सकते हैं, सेब चेरी ये सब इस मिट्टी में हो जाएंगे, ठीक ना, ठीक। पर्वत अगर लिख लिए तो इसके बाद सातवां मिट्टी क्या आते हैं, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो सातवां आठवां प्रकार भी है, उसे भी जल्दी से कंप्लीट, जल्दी से चलिए। तो लवणीय या प्रकार क्या है, लवणीय या मृदा, क्लियर है। चलिए ये मृदा ज्यादा नहीं है भारत में, बात क्या है 1.5% में इसे ले लूं, कोई ज्यादा नहीं होंगे, 1.5%, 1.5% में ले लूं, कोई ज्यादा नहीं होंगे। तो लगभग में 1.5%, 1.5 से 2% क्षेत्रफल में आपके मिलेंगे लवणीय या क्षारीय मृदा, ठीक है ना। भारत में इस मिट्टी की क्या है विशेषता, तो क्लियर है, लवणीय है तो इसमें लवण की मात्रा होंगे ज्यादा, इसमें क्षार की मात्रा होंगे आपके ज्यादा। दो चीज तो यहीं से क्लियर हो गए, मिट्टी के नाम से ही क्लियर हो गए। इसके अलावा सर ये उपजाऊ भूमि होते हैं, तो देखो वैसे तो ये उपजाऊ भूमि नहीं होते हैं, लेकिन उर्वरक की सहायता से उपजाऊ भूमि में इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पूछा जाए अगर सामान्यतः उपजाऊ होती है इसमें, तो उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है।
नहीं होती है, लेकिन उर्वरक की सहायता से इसे उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। क्लियर हो गए? इस मिट्टी में इतनी है लवणीय और क्षारीय। हाँ, ये उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ जल अत्यधिक सिंचाई हो, तो अत्यधिक सिंचित क्षेत्र में ये अत्यंत, आपको कैसे क्षेत्र में ये मिट्टी मिलेंगे? अत्यंत सिंचित क्षेत्र में, जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, उस क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? इस मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ विस्तार है? तो गुजरात में आपके रण की कच्छ, आप सुने होंगे नाम, तो गुजरात में ये मिट्टी मिलेंगे आपके। गुजरात में इस मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा, ठीक ना, पंजाब हरियाणा में भी इस मिट्टी का विस्तार है। पंजाब हरियाणा में मेन कारण इस मिट्टी का होने का क्या है? तो इस जगह पे बहुत ज्यादा सिंचाई किए गए हैं, बहुत ज्यादा सिंचाई, इसलिए यहाँ की मिट्टी क्या हो चुकी है? लवणीय हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई के कारण वहाँ की मिट्टी लवणीय हो गई है। ये भी पूछे जाते हैं आपके कि कहाँ की मिट्टी अत्यधिक सिंचित है, सिंचित होने के कारण लवणीय हो चुकी है, तो पंजाब हरियाणा। और पूछे जाते हैं कि पंजाब हरियाणा की मृदा समस्या क्या है, मिट्टी की समस्या क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई, ये उनकी समस्या। अगर इसमें आप देखा, वैसे तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी में आपके फसल नहीं होते हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा यहाँ उर्वरक और आपके टेक्निक की मदद से कई फसल यहाँ पे उपजाते हैं, जिसमें गन्ना हो गए, धान हो गए आपके, ठीक ना, गन्ना हो जाएंगे आपके, धान में गलती से गेहूं हो जाएंगे, धान इस क्षेत्र में बहुत कम ही होते हैं, तो गेहूं हो जाएंगे, गन्ना हो जाएंगे आपके इस क्षेत्र में आपके, और भी बाजरा जैसे फसल सभी लगाए जाते हैं, तो उस सब को हम लोग लगा सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं बाजरा, ज्वार, गेहूं, फिर गन्ना, ये सब इस क्षेत्र में, इस मिट्टी में होती है। क्लियर है? वो भी उर्वरक की और खाद के मदद से। तो ये भी हो गया आपके लवणीय या क्षारीय मिट्टी। क्लियर है? लवणीय या क्षारीय मिट्टी। अब लास्ट मिट्टी देखते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लिए होंगे, साथ साथ ही लिखिए ताकि कम समय में हो जाए आपकी क्लास ये कंप्लीट आज। चलिए अगला क्या है? लास्ट मिट्टी है, 8वीं नंबर है। क्या है अगली? तो अगली मिट्टी है आपकी, अगली मिट्टी क्या है? गुड, अम्लीय मिट्टी। तो अम्लीय मिट्टी का एक अलग नाम भी है, अम्लीय मिट्टी। मृदा में लिख देता हूँ, मृदा। इसे पीट मृदा भी कहते हैं, पीट मृदा। इसको दलदली मृदा भी कहते हैं। ये सब है। ये लगभग में 1%, सबसे कम 1% भारत के भूभाग में ये मिट्टी होती है। इसमें क्या होती है बच्चे? तो इस मिट्टी में देखो लवण रहते हैं, अत्यधिक लवण, तो लवण और अम्लीय भी, तो अत्यधिक अम्ल में लिख देता हूँ, अम्लीय ये मिट्टी होती है। दूसरा अगर पूछा जाए इसमें, तो इसमें भी जीवाश्म आपकी अत्यधिक होती है, जीवाश्म इसमें ज्यादा होती है। ये मिट्टी ज्यादातर जल जमाव वाले क्षेत्र में होते हैं, जल जमाव वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अम्लीय मिट्टी मिलेंगे। ठीक ना? अगर पूछा जाए सर फसल के लिए, तो अनउपजाऊ होती है ये मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। फसल के लिए ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती है। भारत में अगर इसका विस्तार देखा जाए तो बड़े ही सीमित क्षेत्र में भारत में इसका विस्तार है, कहीं कहीं ये मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे आपके अम्लीय मिट्टी आपको पंजाब के भी क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे क्या हो चुके हैं, तो अत्यधिक सिंचाई से इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जल जमाव की स्थिति में आप देखें तो मेघालय राज्य के सीमा पे, मेघालय राज्य के सीमा पे ये मिट्टी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके उड़ीसा में लिखूं, उड़ीसा में भी ये मिट्टी देखने को मिलेंगे उस क्षेत्र में। तो जहाँ जल भराव ज्यादा है उस क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलेगी। फसल में यहाँ पे ज्यादातर इस मिट्टी में फसलें ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही अनउपजाऊ मिट्टी होती है।
ठीक है। लेकिन इसमें अगर कुछ उर्वरक का प्रयोग किया जाए तो कुछ कुछ फसल हो सकती है, ये मैं मान सकता हूँ। कुछ कुछ बागवानी फसल इसमें किए जा सकते हैं आपके अम्लीय मिट्टी में या कीट मिट्टी में, ठीक है ना। इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं, एक और पॉइंट इसमें ले, इसे दलदली मिट्टी भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो दलदल वाले इलाका में भी यही मिट्टी आपको पाई जाती है। क्लियर हो गए। तो ICAR के अनुसार मिट्टी के 8 प्रकार के जो वर्गीकरण था वो आपके कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम लोग कण के आधार पर मिट्टी के प्रकार, ठीक ना। अगला हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट कण के आधार पर मिट्टी के प्रकार। मैंने जैसे इसमें चार्ट बनाया ना उसी तरह से आप लोग भी चार्ट बनाइएगा, उसे एक बार एज इट इज देख लीजिएगा, आपको सारी मिट्टी के बारे में, उसकी विशेषता, क्या फसल होंगे, कहाँ है भारत में, आपको याद हो जाएंगे। मैप बनाना चाहते हो तो मैप भी बना सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग किस पे चलेंगे, कण के आधार पर मिट्टी के प्रकार। क्लियर है आपके। अगला हेडिंग दीजिएगा आप लोग, क्या हेडिंग दीजिएगा, कण के आधार पर मिट्टी के प्रकार, कण के आकार के आधार पर मिट्टी के प्रकार। अगला हेडिंग क्या दीजिएगा, कण के आधार के आकार पर मिट्टी के प्रकार। तो देखिए कण के जो आकार होते हैं, छोटे, बड़े और मध्यम, 3 प्रकार के। तो कण के आपके आकार हैं, इनके आधार पर मिट्टी को 4 प्रकार में वर्गीकृत किए गए। पहला जो आपके बनाए गए वो बनाए गए आपकी रेतीली मिट्टी, क्या आपकी रेतीली मिट्टी, या इसी को आप बलुआई मिट्टी कहते हैं, बलुई मिट्टी। दूसरा क्या है आपके, तो दूसरा है आपके चिकनी मिट्टी, क्या है, चिकनी मिट्टी। तीसरा क्या है आपकी, हाँ, सिल्ट मिट्टी, गुड, सिल्ट मिट्टी। और चौथा आपकी क्या है, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, दोमट। अच्छा, 3 ही प्रकार। अच्छा कोई बात नहीं, वहां पे ये मध्यम, छोटे और जो बड़े आकार उन्हीं पे बांट दिए होंगे। एक और मैंने यहाँ पे सिल्ट डाला है, फिर डोमट डाला है, ठीक ना। तो अच्छा ये 3 पढ़े थे, ये नहीं, सिल्ट अभी बतलाऊंगा, अभी बतला रहा हूँ ना, सिल्ट नहीं, सिल्ट है, सिल्ट अभी बतला रहा हूँ। सिल्ट जो मिट्टी है उसके बारे में बतला। तो देखो रेतीली मिट्टी क्या होते हैं, इसमें बड़े बड़े कण होते हैं, क्या होते हैं, कण इसकी क्या होते हैं, बड़े कण होती है। तो जिस मिट्टी के, ठीक ना, बलुआई मिट्टी में आप लिखिए, मैं लिखा देता हूँ, हेडिंग बनाएगा, बलुआई मिट्टी में जिस मिट्टी के कण बड़े होते हैं उसे रेतीली मिट्टी कहा जाता है। वे मिट्टी जिसके कणों का आकार बड़ा हो गया बच्चे, जिसके कणों के आकार बड़ा हो उसे रेतीली मिट्टी कहते हैं, ठीक ना। देखो ये जल को, ठीक ना, बहुत ज्यादा सोखने के लिए होती है। तो ये जल को तो बहुत अच्छे से ये सोखेंगे, लेकिन ये उपजाऊ उतनी ज्यादा नहीं होती है। जो ये रेतीली मिट्टी है ना, ये उतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। हाँ, जल को ये सोखने के लिए बहुत अच्छी होती है। चिकनी मिट्टी क्या होते हैं जी, तो इसमें जो होते हैं ना मेहीन कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं वे मिट्टी, अगर लिखना चाहे लिखते चलिए, वे मिट्टी जिसके कणों के आकार महीन हो, कणों के आकार महीन हो या महीन हो, ठीक है, वो चिकनी मिट्टी होती है। क्लियर है। और देखो जिसके कणों के आकार क्या होते हैं जी, मध्यम होते हैं, उसे सिल्ट मिट्टी कहते हैं, है ना। इसमें लिख सकते हैं वे मिट्टी
जिसके कणों के आकार मध्यम हो उसे बोलेंगे हम लोग सिल्ट मिट्टी। क्लियर है आपकी? डोमेट मिट्टी क्या होते हैं? तो आपके रेतीली, चिकनी, सिल्ट तीनों मिट्टी की आपकी क्या होते हैं बच्चे? मिश्रित मिट्टी होती है। तो ये मिश्रित मिट्टी होते हैं। कैसी मिट्टी होती है? मिश्रित मिट्टी होती है। किसके मिश्रित होते हैं? किसके किसके मिश्रण से बनते हैं? तो आपके रेतीली मिट्टी, तो रेत में लिख देता हूँ, चिकनी लिख दे रहा हूँ, चिकनी मिट्टी, और डोमट तो है ये सिल्ट। क्लियर बच्चे? सिल्ट मिट्टी, इन मिट्टी के आपके मिश्रण से बनती है दोमट मिट्टी। अगर उपजाऊ देखा जाए तो ये इसमें उपजाऊ क्या होती है? अत्यधिक कम होती है। इसमें उपजाऊ इसकी अपेक्षा में, रेतीली की अपेक्षा में क्या होते हैं? उपजाऊ इसमें अच्छी उपजाऊ होती है। तो मैं बस अच्छी लिख दे रहा हूँ, अच्छी उपजाऊ होती है। इसमें अगर उपजाऊ पूछा जाए तो इसमें भी बहुत अच्छी उपजाऊ होती है। इसमें भी बहुत अच्छी होती है उपजाऊ, लेकिन सबसे अच्छी उपजाऊ इसमें होती है। सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी, सबसे अधिक अच्छी उपजाऊ मिट्टी क्या है बच्चे? आपकी दोमट मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी क्या है? आपकी दोमट मिट्टी है। हो गए? तो कण के आधार पर मिट्टी के 4 प्रकार होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक ना? ठीक है। अच्छा, एक चित्र के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। एक चित्र के माध्यम से समझे, ठीक ना? इसे नोट कर लिए तो एक चित्र के माध्यम से मैं समझाता हूँ। इसे एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, आप लोग भी नोट करते रहिएगा, चित्र को भी नोट कीजिएगा। तो अगर मैं ये कहूँ, इसे और अच्छे से समझते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, काफी अच्छे होंगे, ठीक है? तो मैं कुछ इस प्रकार के चित्र बनाता हूँ। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये वीडियो देखे हुए थे चित्र वाले? अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या है बच्चे? रेतीली मिट्टी। क्या है? पहला रेतीली मिट्टी है, ठीक है? मृदा या मिट्टी में लिखो कुछ भी यहाँ पे। दूसरा क्या है आपके? दूसरा आपसे चिकनी है। तीसरा आपके क्या है? सिल्ट है। गुड। और इन तीनों के मदद से क्या बनती है? दोमट। क्लियर है? तो आप इस तरह समझते हैं, रेतीली मिट्टी, इसमें छोटे कण होते हैं, इसमें छोटे कण होते हैं। चिकनी मिट्टी, इसमें महीन कण होते हैं। और सॉरी, इसमें रेतीली मिट्टी में क्या होते हैं बच्चे? बड़े कण होते हैं रेतीली मिट्टी में। हाँ, अरे मेरे से गलती हो गया, रेतीली में बड़े कण होते हैं, छोटे नहीं, बड़े कण होते हैं। तो रेतीली मिट्टी, इसमें क्या होते हैं? बड़े कण होते हैं। उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं होती है। चिकनी, इसमें छोटे कण होते हैं। चिकनी क्या होता है बच्चे? छोटी कण वाले मिट्टी होती है। और आपके सिल्ट क्या होते हैं? मध्यम कण वाले होते हैं। क्लियर है? उपजाऊ में अगर, और दोमट, तीनों का मिश्रण होते हैं। दोमट में अगर लिखना चाहो तो ये मिश्रण होते हैं। किनके किनके? रेतीली मिट्टी के मिश्रण होते हैं, सिल्ट के मिश्रण होते हैं, और आपके इसके चिकनी के मिश्रण होते हैं। चिकनी मिट्टी के आपके क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं आपके ये दोमट। क्लियर हो गए? अगर उपजाऊ की बात की जाए तो उपजाऊ इसमें बिल्कुल भी नहीं। चिकनी में गुड उपजाऊ होते हैं, चलो उपजाऊ इसमें होते हैं। सिल्ट में बच्चे उपजाऊ कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं सिल्ट में। सबसे अच्छे किस में होते हैं? दोमट में सबसे अच्छे उपजाऊ होते हैं। सबसे अच्छी
अच्छी उपजाऊ मिट्टी। क्लियर है? सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी आपकी दोमट होती है। तो कण के आधार पर भी मिट्टी के प्रकार आप समझ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए समझ गए, चलिए समझ गए। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग, हाँ अपरदन ही, हाँ अपरदन देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो है ना बड़े कण ही होते हैं, मैं तो बोलता हूँ बड़े कण होते हैं, वहाँ पे हो गए थे। चलो हो गए। ये चित्र भी बना सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से याद कीजिए और आसान से याद हो जाएंगे और आसानी से। तो चित्र बनाने हैं, हाँ चलो चलो चित्र बना लो, फिर बना लो, तो फिर चित्र बना लीजिए, फिर चित्र बना लीजिए। मृदा संरक्षण, अपरदन, हाँ हाँ क्षय, हाँ अभी अभी पढ़ाऊंगे ना, 3 ही टॉपिक है ना बाकी, वो तीनों करवा देता हूँ अभी। क्लियर है? चलिए हो गया सभी का। अच्छा, परिपक्व अपरिपक्व मिट्टी नहीं हुए थे, तो परिपक्व अपरिपक्व पहले समझ ले, फिर समझेंगे। तो चलिए परिपक्व और अपरिपक्व मिट्टी समझते हैं। हाँ हाँ काफी कम समय में समझ जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, कोशिश तो कीजिए पहले समझने का। कौन कौन सी मिट्टी है? एक परिपक्व मिट्टी और अपरिपक्व मिट्टी। तो देखो मिट्टी के जो निर्माण की प्रक्रिया है ना, ये चरणबद्ध रूप से और क्या होते हैं आपके स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले एक परत आई, दूसरी परत, तीसरी, ऐसे करके बनती है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके लिए चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, है ना। अब ये जो होती है ना, यहाँ कोई भी मिट्टी निर्माण होंगे तो यहाँ जो होंगे ना चट्टान होंगे। सबसे ये निचले वाले जो भाग में दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या होंगे? चट्टान होंगे, है ना। ये चट्टान होंगे। कौन सी चट्टान? पॉटरिक चट्टान, जिससे वो मिट्टी बनेंगे। तो पैट्रिक चट्टान होंगे। उसके बाद क्या होंगे? एक अलग सनस्टर होगा, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे एक और सनस्टर होगा। तो टोटल 3 सनस्टर होते हैं आपके, टोटल 3 सनस्टर होते हैं। लेयर, सनस्टर नहीं समझ आया? लेयर जी, लेयर 3 लेयर होती है ना। 3 लेयर होते हैं। तीनों लेयर हुए तो उसे परिपक्व मिट्टी कहेंगे, नहीं रहे तो अपरिपक्व। कौन कौन सी लेयर होती है? तो इसे बोलेंगे हम लोग लेयर ए या क। और मैं ले लूँ और ले लेता हूँ, इसे बी मानूंगा तो क ले लेता हूँ, और इसे सी मानूंगा तो मैं ब ले लेता हूँ। 3 लेयर हो गए, 3 लेयर हो गए। अब क्या होते हैं इसे, ये लेयर तक जो मिट्टी पहुंच गए उसे परिपक्व मिट्टी कहेंगे। तो मिट्टी निर्माण क्या होता है बच्चे? एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें 3 चरण होती है ना। पहला जो प्रथम चरण होती है वो होते हैं चट्टान, पौटिक चट्टान के चरण, जिससे आपकी मिट्टी बनते हैं। तो ये पौटिक चट्टान के क्या होंगे? अपघटन होगा, अपक्षय होंगे, टूटेंगे ये पौटिक चट्टान। फिर इसके क्या होंगे? थोड़े कण, छोटे छोटे कण बनेंगे। फिर वो कण क्या हो जाएंगे आपके? ये बी जो है लेयर का निर्माण करेंगे। फिर इस बी लेयर में क्या होंगे? पोषक तत्व ऐड होंगे, विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ऐड होंगे। ये सब ऐड होके आपके सनस्टर ए बनाएंगे। ठीक, क्लियर है? ये 3 सनस्टर बनाएंगे। जिस मिट्टी में तीनों सनस्टर होंगे उसे परिपक्व मिट्टी कहेंगे। जिस मिट्टी में तीनों सनस्टर होंगे, तीनों लेयर होंगे, उसे परिपक्व मिट्टी कहेंगे। ठीक ना बच्चे? इसमें क्या होंगे आपके? इसमें आपके होंगे पोषक तत्व, इसमें क्या होंगे? आपके जीवाश्म होंगे, ठीक ना। या जीवन की जितनी भी दशाएं होती है एक पेड़ पौधे के उगने की, सभी दशाएं ये सबसे ऊपरी परत में होंगे। जबकि सबसे निचली परत में क्या होंगे? पौत्रिक चट्टान होंगे, जो मिट्टी निर्माण की प्रथम चरण होंगे। उसके बाद आपके इसी के चूर्ण मिलेंगे छोटे छोटे, इस वाले में इसी पौत्रिक चट्टान के आपके क्या मिलेंगे? चूर्ण मिलेंगे, है ना। जिसमें ऊपर वाले के गुण और नीचे वाले दोनों के गुण मिलेंगे, ठीक ना।
तो 3 सनस्तर होते हैं मिट्टी निर्माण के, अगर मैं बात करूं, और इस सनस्तर का नाम देते हैं, तीनों सनस्तर को हम लोग अगर बात करें तो इसे ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, इसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। कितने अस्तर है इसमें? 3 अस्तर में होते हैं। कौन कौन से 3 अस्तर होते हैं आपके? ए सनस्तर, बी सनस्तर और आपके सी सनस्टर। अगर बात किया जाए तो अ, क और ब, ये 3 सनस्तर होते हैं, ठीक ना। तो पहला जो होते हैं, अगर मैं बात करूं सबसे निचली सनस्तर, ये मिट्टी निर्माण की पहली चरण होती है जिसमें पौत्रिक चट्टान होती है। दूसरे में क्या होते हैं आपके? पौत्रिक चट्टान और जीवाश्म पोषक तत्व दोनों के मिश्रित रूप होते हैं। और तीसरे में आपके क्या होते हैं? ये सबसे ऊपरी होती है, ये यहाँ पे आपके पेड़ पौधे के उगने के लिए आदर्श दशाएं जो होती है, मिट्टी की एक आदर्श दशाएं, वो आपको इस सनस्तर में मिलेंगे। ऊपरी सनस्तर में पोषक तत्व, जीवाश्म, ये सब पाए जाएंगे। तो ये मिट्टी के सनस्तर है। अगर तीनों सनस्तर का विकास जिस मिट्टी में हो गया उसे परिपक्व मिट्टी कहेंगे। क्लियर? अच्छा, मैं लिखा दूं, ठीक है। ये चित्र आप बना सकते हैं, ये चित्र बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, हेडिंग दे दीजिए तो फिर तो परिपक्व मिट्टी, परिपक्व मिट्टी या मृदा, परिपक्व मृदा, मैच्योर जो सोयल होते हैं वो उसे बात करते हैं। लिखेगा, जिस मिट्टी में तीनों सनस्तर का विकास हुआ हो, जिस मिट्टी में तीनों सनस्तर का विकास हुआ हो, उसे परिपक्व मिट्टी कहते हैं, उसे परिपक्व मिट्टी कहते हैं। जैसे काली मिट्टी, परिपक्व मिट्टी के उदाहरण में क्या क्या आ जाएंगे? काली मिट्टी है ना, आपके क्या आ जाएंगे? लाल मिट्टी, ये सब क्या है आपके? परिपक्व मिट्टी है। दूसरा दीजिए एग्जाम्पल, दूसरा दीजिए हेडिंग, अपरिपक्व मिट्टी। तो मैं इसी में अ लगा देता हूँ, अपरिपक्व मिट्टी, क्या अपरिपक्व मिट्टी है। हाँ, अपरिपक्व, हाँ, इसी का उल्टा लिखना है, उल्टा देखिए। जिस मिट्टी में इन तीनों सनस्तरों का निर्माण नहीं हुआ हो, जिस मिट्टी में यह तीनों सनस्तर का निर्माण नहीं हुआ हो, उसे अपरिपक्व मिट्टी कहते हैं, उसे अपरिपक्व मिट्टी कहते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी, जैसे पर्वतीय मिट्टी इत्यादि। जैसे जलोढ़ मिट्टी, जैसे पर्वतीय मिट्टी इत्यादि। हो गया, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी इत्यादि हो गया। अगला क्या देखते हैं हम लोग? मृदा अपरदन, है ना। तो अगला हम लोग के पास क्या टॉपिक है? मृदा अपरदन। क्या होता है मृदा अपरदन? मृदा क्षरण भी, हाँ। तो अपरदन क्या होते हैं कि मिट्टी के जो परत दर परत संरचना है ना, तो मिट्टी का जो आवरण है ना, उसका अगर क्षय होने लगे तो उसे मृदा अपरदन कहेंगे, है ना। तो मैं ये बोलूं कि मृदा आवरण, क्लियर बच्चे? मृदा आवरण का क्षय होना, क्षय या विनाश होना मृदा अपरदन है। मृदा आवरण का क्षय या विनाश होना मृदा अपरदन है। ये मृदा अपरदन जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपके बिल्कुल वही आपके भू निम्नीकरण के कारण भी बन जाते हैं। विनाश होना क्या आपके कहलाते हैं? मृदा अपरदन होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ, अत्यधिक मृदा अपरदन, अत्यधिक मृदा अपरदन से क्या हो जाते हैं आपके? भू निम्नीकरण हो जाते हैं। क्या हो जाता है आपके? भू निम्नीकरण हो जाते हैं, भू निम्नीकरण होती है। अत्यधिक मृदा अपरदन से आपके क्या हो जाते हैं? भू निम्नीकरण होने लगती है, ठीक है ना बच्चे। तो आपने ये लिख लिया होगा मृदा अपरदन, नहीं लिखे तो लिख लीजिए, हेडिंग बना लिए थे, लिखिए
मृदा आवरण का क्षय या विनाश होना मृदा अपरदन कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अत्यधिक मृदा अपरदन भू निम्नीकरण के रूप ले लेते हैं। अत्यधिक मृदा अपरदन भू निम्नीकरण के रूप ले लेते हैं। क्लियर हो गया? अब मृदा अपरदन के कई रूप हैं। मृदा अपरदन के कई रूप होते हैं। क्या होते हैं? मृदा अपरदन के कई रूप होते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे एक एक करके मृदा अपरदन के रूप या स्वरूप। मृदा अपरदन के स्वरूप। अगला हेडिंग दीजिएगा मृदा अपरदन के स्वरूप। अगला हेडिंग दीजिएगा मृदा अपरदन के स्वरूप। एग्जाम में भू निम्नीकरण के भी स्वरूप पूछ सकते हैं, तो सेम ही लिखना है। ठीक, मृदा अपरदन के स्वरूप। पहला क्या स्वरूप होते हैं? तो मृदा का अपरदन कैसे होते हैं, भू निम्नीकरण कैसे होते हैं, या मृदा का कटाव कैसे होते हैं। तो एक वर्षा, भू निम्नीकरण का पहला कारण या मृदा अपरदन का पहला कारण वर्षा। अब किसी भी क्षेत्र में वर्षा होने से क्या होते हैं, वहाँ की मिट्टी के जो लेयर होते हैं ना, ये बह के चले जाते हैं। क्लियर है? तो पहला हो गया, इसके कारण क्या है, वर्षा। क्लियर है? क्या है, वर्षा। दूसरे क्या है आपके, तो जो तटीय वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे महासागर हैं, वहाँ महासागर की लहरें इस भू अपरदन को जन्म देती है। ठीक ना? स्वरूप या कारण भी आप लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहे सर कारण भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कारण भी लिख सकते हैं। हो गया। दूसरा क्या है, तटीय प्रदेश में सागरीय लहर। सागरीय लहर, सागरीय लहर क्या कहते हैं, ये भी मिट्टी को काटती है, भू निम्नीकरण करती है। तो मान लीजिए ये भारत के ये वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे सागर है, अब ये जो सागर है इनकी लहर से ये इस साइड की जो मिट्टी है, इस साइड की मिट्टी है, ये तो कट सकती है। भू निम्नीकरण हो सकते हैं, मृदा अपरदन हो सकते हैं। बिल्कुल, इसे भू निम्नीकरण के भी कारण यही होंगे बच्चे, भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण के, है ना, ये भी कारण यही होंगे। ये हो गए। और क्या होंगे तीसरे, चौथे चले, सॉरी तीसरा ही है ये, तीसरा। अब क्या होते हैं, ढाल वाले क्षेत्र है, जो पर्वत के जो ढाल वाले क्षेत्र है, वहाँ क्या करें, वन नहीं लगे। तो ढाल नुमा क्षेत्र में भी आपकी मृदा अपरदन हो जाते हैं, भू संकलन की घटना सब हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन होती है। चौथा आपके क्या है आपके, तो वन की कटाई या वृक्ष की कटाई। वन या वृक्ष के जो कटाई हो रही है, इससे भी तो मृदा अपरदन हो रहे हैं। ठीक है ना? क्या कर रहे थे, जो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं, ये देखिए, ये मिट्टी को क्या करते हैं, पकड़ के रखे रहती है। ये मिट्टी को पकड़ के, जो पेड़ के जो जड़ रहते हैं पेड़ पौधे के, मिट्टी को पकड़ के रखती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपकी क्या हो रही है, आप पेड़ को क्या करें, काट रहे हैं, तो यहाँ की मिट्टी तो चली जाएगी ना। फिर तो वनों की कटाई भी मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है, या इनके एक भू निम्नीकरण के एक कारण है। इसके अलावा अत्यधिक सिंचाई से, ठीक, भू निम्नीकरण में बच्चे गुण की भी कमी तो हो सकते हैं ना। भूमि में के जो गुण है, गुणवत्ता है, भूमि की जो गुणवत्ता है, उनकी भी तो कमी देखने को मिलती है भू निम्नीकरण में। तो क्या होती है, अत्यधिक सिंचाई से भी, ठीक है, अत्यधिक सिंचाई भी इनके लिए जिम्मेदार है। जल जमाव की स्थिति, अत्यधिक सिंचाई, ये भी इनके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, बाढ़, सूखा, बिल्कुल ये सब इनके लिए जिम्मेदार है। तो ये आपके मृदा अपरदन या भू निम्नीकरण के कुछ कारण है, कुछ स्वरूप है, आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया आपके? ठीक, चलिए अगला टॉपिक आपके भू संरक्षण होंगे या मृदा संरक्षण। क्लियर? संरक्षण में इसके उपाय पढ़ेंगे नहीं, सभी का उपाय आप संरक्षण में जानिएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, 5 मैंने बतलाया, 5 काफी है, 5 काफी है, बतला दिए 5। चलिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अब लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मृदा संरक्षण। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा, मृदा संरक्षण। अगला हेडिंग मृदा संरक्षण। अगला हेडिंग क्या है, मृदा संरक्षण।
मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण क्या है? तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी, इनकी गुणवत्ता प्लस इनकी गुणवत्ता, चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं, मैंने लिख दिया। तो बच्चे मृदा संरक्षण क्या है? तो मिट्टी की गुणवत्ता है ना, उसमें जो सुधार की जाए, इन्हें बचा के रखे, ये आपकी क्या है? मृदा संरक्षण है। तो ये एक प्रकार की क्या है? आपकी एक प्रकार की व्यवस्था है या प्रणाली है। एक प्रकार की ये प्रणाली है या व्यवस्था है। किस चीज की? किस चीज की? तो मिट्टी या मृदा की गुणवत्ता को बचाए रखने की, बचाए रखने की, ठीक है ना। मृदा संरक्षण क्या है? एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? तो मृदा की गुणवत्ता को बचाए रखने की, मृदा का सही उपयोग की, ये एक व्यवस्था है मृदा संरक्षण, ठीक है ना। तो हेडिंग दे दीजिए मृदा संरक्षण, आपको लिखा दूं? हाँ, कोई बात 10 मिनट ही तो जा रहे होंगे, कोई ज्यादा नहीं। मृदा संरक्षण हेडिंग बना लीजिए, देखिए, यह मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने की एक व्यवस्था है। यह मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने की एक व्यवस्था है, जिसमें मृदा सुधार, उपयोग इत्यादि को शामिल किए जाते हैं। जिसमें मृदा उपयोग, सुधार इत्यादि को शामिल किए जाते हैं। तो धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, काफी ज्यादा समय हो चुके हैं। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।